आज की इस लेक्चर में हम एफएससी पार्ट 1 के फिज़िक्स को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला जो चैप्टर है ये मेजरमेंट का है और इसका पहला जो टॉपिक है ये है फिज़िक्स एंड इट्स स्कोप। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। आप फिज़िक्स को डिफ़ाइन करने से पहले अगर हम हिस्ट्री पे जाएं तो जब से इंसान ने इस यूनिवर्स में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया है तो उस टाइम से ही इंसान के नेचर में ये बात है कि वो हमेशा के लिए चीज़ों की वर्किंग पे थिंकिंग करता है। ठीक है, जैसे कि इंसान ने उस टाइम पे ये सोचना स्टार्ट किया कि यूनिवर्स का आगाज़ कैसे हुआ और ये किस तरह से चेंज होगा, ये चीज़ें ज़मीन पर क्यों गिरते हैं, सूरज क्यों कैसे तुलू और गुरूब होता है, दिन और रात कैसे आते हैं और ये लाइटनिंग और बारिश कैसे हो रही है। तो जिस टाइम पे इंसान ने ये सोचना स्टार्ट किया तो उस टाइम पे इस सोच का नाम रख दिया गया नेचुरल फ़िलासफ़ी। अभी जो साइंस हम पढ़ते हैं तो इसका नाम उस टाइम पे नेचुरल फ़िलासफ़ी था। और जब टाइम गुज़र गया तो लोगों के पास बहुत नॉलेज आ गया, तो फिर उस नॉलेज को ग्रुप में क्लासिफाई किया। तो नेचुरल फ़िलासफ़ी जो है इसके टू ग्रुप्स आ गई। इसमें आ गया पहले नंबर पर बायोलॉजिकल साइंसेस और दूसरे नंबर पर आ गया फिज़िकल साइंसेस। ठीक है, तो बायोलॉजिकल साइंसेस में ये वो साइंस आ गई जिसमें लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ते थे। ठीक है, और फिज़िकल साइंस में हमारे पास स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। ठीक है, वो साइंसेस जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं। तो उस टाइम पे उस ब्रांच का नाम रख दिया गया फिज़िकल साइंसेस। ठीक है, तो फिर फिज़िकल साइंसेस में हमारे पास आ गई फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ से फिज़िक्स का आगाज़ हुआ। तो अभी हम फिज़िक्स को स्टडी करते हैं, फिज़िक्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो फिज़िक्स को डिफ़ाइन करूँगा यहाँ पे कि फ़िज़िक्स हमारे पास क्या चीज़ है। ठीक है, तो फिज़िक्स का डिफिनीशन यहाँ पे मैं लिखूँगा द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड their mutual relationship। ये साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं और इन दोनों के दरमियान जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैटर हमारे पास क्या है, मैटर ये आपने लोअर लेवल पे पढ़ा है कि मैटर हमारे पास वो चीज़ होता है जिसका होता है मास, एनीथिंग दैट हैविंग मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, तो इसको हम मैटर कहते हैं। ये तो पहले से आपकी समझ में है। दूसरे नंबर पर है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, सिंपली हम लिख सकते हैं द एबिलिटी टू डू वर्क करने के एबिलिटी को हम कहते हैं एनर्जी। ठीक है, तो मैटर और एनर्जी ये तो पहले से आपकी समझ में है, लेकिन यहाँ पे हम म्यूचुअल रिलेशनशिप इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं E इज़ इक्वल टू mc²। ठीक है, और इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी प्रोसेस में
हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो हमारे पास मास से कितना एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगा, तो वो हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे। ठीक है। और अगर कोई एनर्जी मास डिफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस हो गया तो वो मास हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमें एनर्जी दिया गया हो कि ये जो एनर्जी है ये मास डिफेक्ट की वजह से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है, तो वो मास फाइंड करें। तो वो मास हम कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक कैलकुलेशन करूँगा। यहाँ पे अगर हमारे पास 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट हो, 1 किलोग्राम मास कितना है, 1 किलोग्राम, अगर ये सारा मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो हमारे पास कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे मैं पुटिंग करूँगा, m जो है हमारे पास 1 के बराबर है यहाँ पे, और c स्क्वायर जो है यहाँ पे c, ये आप नोट करें कि ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 राइज टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड के बराबर है। ठीक है। तो ये है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है, और ये स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, वैक्यूम यानी फ्री स्पेस में ये स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है। जब किसी और मीडियम में लाइट रे एंटर हो जाए तो फिर क्या होगा, स्पीड जो है वो चेंज होगा। ठीक है। लेकिन ये जो है मैक्सिमम स्पीड है लाइट का जो वैक्यूम में है। ठीक है। तो इसको याद रखना चाहिए। और अभी m की जगह मैंने 1 फुट कर दिया, और c स्क्वायर की जगह मैं फुट करूँगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 राइज टू द पावर 8 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर और 10 राइज टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। तो अब ये आएगा 3 3 आर 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 राइज टू द पावर 16 जूल। तो हमारे पास 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट, अगर 1 किलोग्राम मास ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। देखिए 9 के साथ अगर मैं 16 ज़ीरोज़ लिखूँ तो ये लार्ज नंबर बनता है। तो ये 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट से इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो अगर हम 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो इससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 राइज टू द पावर 16। इस तरह अगर कोई हमसे ये क्वेश्चन करे कि एनर्जी जो है हमारे पास 10 जूल एनर्जी है, तो अगर हमारे पास कितना मास जो है वो डिफेक्ट आ जाए तो हमारे पास 10 जूल एनर्जी बन जाएगी। तो वो भी हम यहाँ पे फुटिंग करेंगे। किस तरह से, तो देखिए ये हमारे पास बराबर है एम सी स्क्वायर के, तो दोनों साइड को सी स्क्वायर पे डिवाइड करें, सी स्क्वायर पे, तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर। तो इसमें पुटिंग कर ले तो आपके पास जो है मास आ जाएगा। ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकली आप ये समझना चाहते हैं कि मास जो है एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है और एनर्जी को जो है मास में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इस पे भी आपको समझाऊंगा। ये हमारे पास बराबर है एम सी स्क्वायर। ये हमारे पास म्यूचुअल रिलेशनशिप है बिटवीन एनर्जी एंड मास। ठीक है। तो अब जब हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मास जो है इसको अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, मास को जो है एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके एग्जांपल्स जो है वो हमारे पास है फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन और फिशन रिएक्शन। ठीक है। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होता है और एक हेवी न्यूक्लियस बनता है। टू लाइट न्यूक्लियाई, ये टू लाइट न्यूक्लियाई है
जब ये दोनों हम कंबाइन करें तो एक हेवी न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, क्या बनता है? हेवी न्यूक्लियस। लेकिन अगर फिर हम इस न्यूक्लियस का मास हम फाइंड करें और इन दोनों के मास का सम अगर हम फाइंड करें तो ये जो मास है ये इससे जो है वो ज़्यादा होगा, ये जो मास है ये इससे कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मास जो है डिक्रीज़ हुआ, तो वो मास कहाँ पर गया? तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होता है ड्यू टू मास डिफेक्ट। मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसकी एग्जांपल जो है ये फ्यूजन रिएक्शन ये सन में होता है और दूसरे स्टार्स में। ठीक है, हाइड्रोजन जो है सन में हीलियम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये है फ्यूजन रिएक्शन का एग्जांपल। इस तरह फिशन रिएक्शन में अगर हम यूरेनियम एटम, यूरेनियम 92-236, ये जो न्यूक्लियस है पेरेंट न्यूक्लियस 2 डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर 2 डॉटर न्यूक्लियाई जो है इसका मास अगर हम देखें और इसका मास अगर हम फाइंड करें, दोनों का मास, तो यहाँ पे जो मास आता है राइट साइड में तो वो कम होगा इससे। तो इसका मतलब ये है कि मास डिफेक्ट आ गया, तो जो मास डिफेक्ट आता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये आता है हमारे पास फिशन रिएक्शंस। इस तरह ये तो मास और एनर्जी में मास टू एनर्जी कन्वर्जन, इसका ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है फ्यूजन एंड फिशन रिएक्शंस। और इस तरह एनर्जी भी हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी टू मास। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है एनर्जी मास में कैसे कन्वर्ट होता है, तो इसका जो एग्जांपल है वो है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन ये एक टॉपिक है क्लास सेकंड ईयर के फिज़िक्स में। ठीक है, एफएससी पार्ट 2। इसमें मॉडर्न फिज़िक्स में आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर आपके समझ में आएगा कि एनर्जी मास में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप वुड का बर्निंग करते हैं, वुड है वुड, और इसका आप बर्निंग करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वुड के बर्निंग से क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप उस एनर्जी को वापस वुड में कन्वर्ट करते हैं तो ये इम्पॉसिबल है। तो इस इक्वेशन का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस एनर्जी को आप वापस उस मटेरियल में कन्वर्ट करें, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे। अगर कोई एनर्जी प्रोड्यूस होता है मास डिफेक्ट की वजह से, ठीक है, तो मास डिफेक्ट जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो वो हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे। ठीक है, और इस इक्वेशन का मतलब ये है कि मास और एनर्जी ये एक दूसरे के फॉर्म्स हैं। मास इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ मास। ठीक है, तो ये हमारे पास है फिज़िक्स का डिफिनीशन और ये है म्यूचुअल रिलेशनशिप। फिज़िक्स का जो डिफिनीशन है वो इस इक्वेशन से पता चलता है कि इसमें एनर्जी भी है, मास भी है, और ये सारा जो है ये रिलेशन है बिटवीन एनर्जी एंड मास। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखिए, हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इज इक्वल टू mc², ये फिज़िक्स को ही डिफाइन करता है क्योंकि इसमें मास भी है, एनर्जी भी है और दोनों के दरमियान रिलेशन भी। तो ये आ गया हमारे पास फिज़िक्स का डिफिनीशन। ये मास जो है और एनर्जी, इससे सारा यूनिवर्स जो है ये मास और एनर्जी से ही बनता है। सारा जो यूनिवर्स है, नेचर जो है वो मास और एनर्जी से ही बन गया है। ठीक है, पहले से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिज़िक्स। फिज़िक्स को हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ नेचर। ये हमारे पास क्या है? ये फिज़िक्स है, स्टडी ऑफ नेचर। तो नेचर में मास, एनर्जी और दोनों के दरमियान ये रिलेशन ये आ गया। और अगर हम ये देखिए इस डिफिनीशन को, तो इसमें मैटर आता है, एनर्जी और इसका म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो अगर हम इस डिफिनीशन को देखिए
तो इसमें तो सब कुछ आ गई। देखिए मैटर, हर एक चीज़ मैटर और एनर्जी से ही बनता है, और इन दोनों के दरमियान ये रिलेशन भी है। तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारी चीज़ें जो है वो हम फिज़िक्स में ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि फिज़िक्स इज़ अ फंडामेंटल साइंस, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास फंडामेंटल साइंस है, ठीक है। फिज़िक्स हमारे पास क्या है, फंडामेंटल साइंस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फिज़िक्स, ठीक है। अब हम फिज़िक्स को क्यों डिस्कस करते हैं, तो अगर हम अपने लाइफ को कंसिडर करें तो हमें ये पता है कि टाइम के साथ साथ हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आता है। जैसे कि हमारे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इस तरह मेडिकल फील्ड में मुख्तलिफ डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्सरेस है, अल्ट्रासाउंड है, एंडोस्कोपी है, सीटी स्कैन है, एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिवाइसेस जो है ये सब फिज़िक्स की ही इन्वेंशंस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट आ गया है ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से, और सारे के सारे टेक्नोलॉजीज़ की बिहाइंड जो वर्किंग है वो फिज़िक्स का ही है। तो इस वजह से हम मज़ीद भी स्टडी करते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं फ़िज़िक्स में, और उस नॉलेज से ही नई टेक्नोलॉजीज़ हम डेवलप करते हैं। तो नई टेक्नोलॉजीज़ से हमारी लाइफ में और भी इम्प्रूवमेंट आता है, ठीक है। तो इस वजह से फ़िज़िक्स को स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है आज का लेक्चर फिज़िक्स।